नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 22 जनवरी भारत के एक प्रख्यात मानवशास्त्री एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस के लिए जाना जाता है। निर्मल कुमार बोस एक मानवशास्त्री थे। 22 जनवरी 1901 को कोलकाता में आपका जन्म हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पुरी जिला स्कूल में हुई थी। बिहार में भी आपकी शिक्षा हुई, उड़ीसा में शिक्षा हुई और कलकत्ता में। स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में शिक्षा के बाद आप प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आपने शिक्षा प्राप्त की। आप भूगर्भशास्त्र जियोलॉजी में एमएससी कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के संपर्क में आए और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण आपकी पढ़ाई छूट गई। बाद में फिर आपने एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के साथ की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी में एमएससी की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ साथ निर्मल कुमार बोस समाजशास्त्री, आप गांधीवादी, शिक्षाविद और अर्बनिस्ट भी थे। आपने उड़ीसा की जुआंग जनजाति पर काफी काम किया है। 1929 में कैंसस ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर पर आपकी एक किताब प्रकाशित हुई थी। बंगाल की जाति व्यवस्था पे आपका काम है। 1964, 1968, 1972 में आपने बढ़ती सामाजिक समस्याएं कलकत्ता शहर की, उस पर अध्ययन किया। धीरे धीरे इनके बारे में था, एक प्रख्यात अध्ययन करते थे, मानवशास्त्री थे। कैलिफोर्निया विजिटिंग प्रोफेसर थे, कैलिफोर्निया में भी आपने पढ़ाया और इसके साथ साथ भारत में भी 1959 से 1964 तक आप एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। 1957-1958 में आपने असम की जनजातियों, मणिपुर की जनजातियों का अध्ययन किया। आपने लगभग 40 पुस्तकें और 700 से अधिक लेख लिखे। शिमला के एडवांस स्टडी सेंटर में आपके व्याख्यान जो थे वो काफी पसंद किए जाते थे। 1972 में एशियाटिक सोसाइटी के आप अध्यक्ष चुने गए। 1934 से 1947 तक गांधी जी के साथ आप थे और माई डेज गांधी एक किताब भी लिखी है। उनके अंतरंग संबंध थे गांधी जी के साथ। माई डे विद गांधी 1953 में आपने एक किताब भी लिखी थी। बोस एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिनका कहना था भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, उसकी विविधता में एकता को दर्शाने के लिए उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया। 1967 से 1970 तक आप SC/ST आयोग के कमिश्नर भी रहे। आप बहुत ही ज्यादा समर्पित थे। कैंसस ऑफ ओरिजिन आर्किटेक्चर, एक्सक्यूजन इन मयूरभंज, स्टडी इन गांधीयन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत सी किताबें हैं आपकी लिखते हैं। निर्मल कुमार बोस एक प्रख्यात मानवशास्त्री, चिंतक, शिक्षाविद, समाजशास्त्री थे और भारत के मानवशास्त्री सर्वेक्षण संस्थान के अंतर्गत आपने निर्देशक रहते हुए काफी कुछ काम किया। 1967 से 70 के बीच में आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कमिश्नर थे। तब इन्होंने बहुत कुछ इनके बारे में जाना और अपनी जातीय के अध्ययन के जो प्रतिवेदन दिए उसमें स्पष्ट दिखता है कि मानव शास्त्री ज्ञान के साथ साथ गांधीवादी विचारों की स्पष्ट छाप दिखती है। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से पहली बार बोस ने कहा कि कमजोर वर्ग जो है, भारत का जो कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उसमें भी सर्वाधिक कमजोर कड़ी की अवधारणा आपने प्रस्तुत की, जो इसके पहले तक किसी ने नहीं थी। कंसेप्ट ऑफ वीकर सेक्शन की सबसे कमजोर कड़ी। 17 साल की आयु के थे। इनकी विद्वता का देखिए आप, किशोर बोस, जो निर्मल कुमार बोस किशोरावस्था में थे, 17 साल की, तो उस वक्त अकाल राहत कार्य में भाग लेके आपने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक दशाओं का सर्वेक्षण किया। जबकि आप सोच सकते हैं 70 साल की उम्र में उनको समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का कोई जानकारी नहीं थी। भूगर्भशास्त्र के थे लेकिन अध्ययन किया। चार्ल्स एंड्रूज के सुझाव पर आपने 1921 में
फिजी से जो लौट रहे थे 1025 श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक तथ्यों का संकलन किया। वो दिलो दिमाग से पूरी तरह गांधीवादी विचार और गांधी जी के कार्यक्रमों में संलग्न थे। इनकी 2 किताबें हैं इस पे, सिलेक्शन फ्रॉम गांधी 1934 में आई और स्टडीज इन गांधीज्म ये 1940 में। ये स्पष्ट करता है कि निर्मल कुमार बोस गांधी जी के बहुत सहयोगी थे। नोआखाली की जो यात्रा है नोआखाली वाली गांधी जी की, उसमें उनके निजी सचिव के रूप में गांधी जी के थे आप निर्मल कुमार बोस, और इसमें उन्होंने गांधी जी को बहुत निकट से देखा, समझा और उन्हीं क्या था आप उनके साथ जो जीवन बिताया उनने 1946 से 47 था। तो माई डेज विद गांधी 1953 में आपकी किताब आई थी। बंगाली हिंदी में कम लिखा है, बंगला और अंग्रेजी भाषा में आपने बहुत कुछ लिखा है। मंदिरों की स्थापत्य कला, प्रागैतिहासिक, पुरातत्व, मानव भूगोल, नगरी समाजशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, यात्रा संस्मरण, ऐसे कई विषय में आपकी लेखनी सतत चलती रही। अंग्रेजी की प्रमुख पुस्तकों की सूची भी आप देखेंगे, काफी कुछ इन्होंने लिखा है। बांग्ला भाषा की 3 पुस्तकें तो बहुत प्रमुख हैं इनकी। हिंदू समाजेर गदन 1949 में आई थी, नवीन और प्राचीन बंगला 1956 में, परिव्राजकर डायरी 1954 में, जिसमें इन्होंने बंगाल के जीवन को काफी कुछ, ग्राम जीवन पे काफी कुछ लिखा है। भारतीय ग्राम जीवन, प्रजातांत्रिक राजनीति पे, गणतंत्र संकट 1967 में किताब आई है। बोस वास्तव में क्रोबर और विजलर की संस्कृति प्रसार और वितरण की धारणाओं को स्वीकार करके उनको अपनाते हुए भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला, बसंतोत्सव के सांस्कृतिक संकुल और ग्रामीण भारत में संस्कृति के भौतिक लक्षणों के प्रसार के विश्लेषण को उन्होंने काफी कुछ गहराई से देखा है। ये मेलनोस्की के प्रकारवाद से भी काफी प्रभावित थे। इनके अध्ययन में मेलनोस्की का प्रकारवाद की भी चर्चा होती है। सांस्कृतिक मानव शास्त्र 1929 में इनकी एक किताब थी, उसमें उन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि कल्चर, संस्कृति एक ऐसी अनुकूलन क्षम युक्ति है, संस्कृति एक ऐसी अनुकूलन क्षम युक्ति है जो संस्कृति की आत्मा से संगठित होती है। ये इनका संस्कृति के बारे में अध्ययन है। भारत की भौगोलिकता के आधार पर उन्होंने भारत में एकता के तत्वों को ढूंढा। भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि 1950 में एक किताब आई थी, उसमें भारत के सभी क्षेत्रों के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन करके, चूंकि भूगोल पे भी इनका अध्ययन, भूगोल के भी प्राध्यापक रहे हैं, तो उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ की जो भारतीय एकता के तत्व हैं उनको भी देखने का, उनको विश्लेषित करने का प्रयास किया। बोस का एक और था, भारत की एकता का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है भारतीय एकता का, इंडियन यूनिटी का, उसके लिए वो कहते हैं एक पिरामिड के आकार का है। पिरामिड होता है, आपने देखा ऊपर से ऐसा नीचे, पिरामिड के आकार का है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन स्तर में व्यक्ति अपने जीवन स्तर में जितना ऊंचा उठता जाता है, अर्थात भौतिक सुविधाओं से सामाजिक संरचना, फिर सामाजिक संरचना से विश्वास और भावनाओं की ओर बढ़ता है, तो इसमें उसके बीच की दूरी घटती जाती है। पिरामिड के शीर्ष पे विश्व दृष्टि के उत्पन्न सबसे उच्चतम रूप होते हैं, उसमें अनेक स्वरूप आपको दिखाई देते हैं और मूल आत्मा केंद्रीय धारणा में एकत्र होती है। ये उन्होंने कहा था। बोस कहते हैं हिंदू सभ्यता विश्व की दृष्टि से पूर्णतः समन्वयवादी है, इसमें किसी एक विश्व दृष्टि को दूसरी विश्व दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं माना गया, सभी को बराबर मानते हैं, सबको समान मानते हैं, ये इनका था। आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्या के प्रति भी बोस काफी सचेत रहे। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में उन्होंने इस पर काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ व्याख्यान दिए हैं। दूसरी चीज, जाति व्यवस्था के परिवर्तन पे बोस काफी कुछ लिखते हैं। जाति का विरोध भी किया उन्होंने, लेकिन कहा कि जाति में कुछ तो होगा, कि इतने सालों से पुरातन व्यवस्था से इसमें परिवर्तन नहीं हो पाया और एक नए नए स्वरूप में उभर रही है। तो वो कह रहे थे जाति में कुछ तो होगा, जाति खत्म तभी होगा जब इसका आर्थिक पक्ष जो है, आर्थिक विघटन हो जाए या पूरी तरह से टूट जाए। आर्थिक आधार में जब तक गुणात्मक रूप से रूपांतरण संभव नहीं है, जाति खत्म नहीं होगी। ये अध्ययन और अनुसंधान के आयाम के अत्यधिक व्यापक इन्होंने अध्ययन किए हैं। जाति व्यवस्था, हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, जनजाति, नगरों की समस्या का काफी अध्ययन किया। एक मैन इन इंडिया नामक पत्रिका 1971 में उनका एक लेख भी है, कलकत्ता की सामाजिक समस्या। उसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से कलकत्ता में जो बदलाव आए हैं, बताया कि अब धीरे धीरे कलकत्ता एनोमी, शून्यता की ओर बढ़ रहा है
बोले यहाँ क्या होता है, तीव्र गति से कलकत्ता में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके कारण अलग अलग बस्तियों समुदायों के बीच में सामाजिक संबद्धता कोहेजन की मात्रा कमजोर होती जा रही है। भीड़ के बीच में आज व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। भीड़ तो बहुत है लेकिन उस भीड़ के बीच में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और कई प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ है और अपने आप को दिशाविहीन पा रहा है। ये कहते हैं कि पुरानी संस्थाओं के स्थान पर अब पुरानी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें नवीन संस्थाओं के निर्माण करने की चाहत लोगों में ना तो दिखाई देती है, ना ही व्यक्ति इस मसले में अब कुछ जागरूक है, ना सोचना चाहता है। तो नवीन संस्थाओं के विकास की गति वास्तव में इतनी धीमी है कि उसके द्वारा व्यक्तियों के जीवन को संवारना कठिन है। अब इसी आधार पर उन्होंने कलकत्ता शहर की अध्ययन करके कहा कि 2003 में तो एनोमी की स्थिति में इतनी ज्यादा 1971 से लेकर इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई कि आप देखिए कलकत्ता में एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति को परेशानी हुई। यहाँ पे हम उनकी कुछ किताबों के बारे में जानना चाहेंगे। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1929 में किताब थी, कैनन्स ऑफ ओरिजिन आर्किटेक्चर 1932 में, एक्सकेवेशन ऑफ मयूरभंज 1949, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर ऐसे 1953, कलकत्ता ए सोशल सर्वे 1964, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन 1967, प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म 1969, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया 1971 1971, बांग्ला भाषा में हिंदू समाजेर गदन 1949 में आई थी, स्वराज ओ गांधीवाद 1954 में, नवीन ओ प्राचीन 1956, भारतीय ग्राम जीवन 1961, गणतंत्र संकट 1967। ये इनकी कुछ किताबें हैं जिनमें कहा। हाँ, 15 अक्टूबर 1972 को कलकत्ता में ही आपका निधन हुआ। तो निर्मल कुमार बोस वास्तव में भारत के एक प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ साथ गांधीवादी थे, भूगोलवेत्ता थे और समाजशास्त्री भी थे। तो इनका जन्म पड़ता है 22 जनवरी, आज इनका जन्मदिन है। और इस गांधीवादी विचारक मानव शास्त्री के साथ साथ गांधी के सामाजिक आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। भूगर्भ शास्त्र में भी अध्ययन करा इन्होंने। भूगर्भ शास्त्र बाद में इनका अध्ययन छूट गया था, तो भूगर्भ शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, इन सभी का समग्र अध्ययन करने के साथ साथ ये विदेशों में भी इनको, कैलिफोर्निया में, बर्कले यूनिवर्सिटी में, कई जगह इनको बुलाया जाता था। वहां गेस्ट लेक्चर इन्होंने काफी कुछ किया। तो आज उनके जन्मदिन पर ये वीडियो सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और इसी तरह आपके फीडबैक जैसे जैसे मुझको मिलते जाएंगे, मैं भारत के और भारत के बाहर के जितने भी समाजशास्त्री हैं उनके जन्मदिन पर आपको उनकी रचनाओं से उनसे परिचित कराने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही।